हेलो बच्चों, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गूगल एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। इससे पहले लेक्चर 0 से लेकर 3 तक के अपलोड हो चुके हैं। आप जाके क्या करिए, वहां पे देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या देखना है हमको, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस। आखिर करें पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। पेलेंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जब भी हम क्या करेंगे, फॉसिल्स का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पेलेंटोलॉजी बोल देंगे। एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट अलाउ टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्या करेंगे, इससे हमको हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पता चलेगा, किसके, अर्थ के। और हम क्या करें, उसका सीक्रेट जो भी है वो क्या अनलॉक करने वाले इसके हिसाब से। ठीक है। अब सब हमारे पास में क्या है, इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल है, एम्फीबियंस के मिले, उसके बाद में पेट्रीफाइड प्लांट्स के मिले हुए है ना, वुड्स के मिले हुए, फॉसिलाइड प्लांट्स वगैरह। पर आखिरकार ये फॉसिल बनता क्यों है, सवाल तो यही है कि फॉसिल बनता कैसे है ना। अब कैसे बनता है तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डाई होगा। जैसे वो डाई होगा उसके ऊपर मड, सैंड, वॉल्केनिक ऐश आ जानी चाहिए, है ना। और जो उसकी प्रोसेस, उसके ऊपर क्या, वो सब किससे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह, इनसे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने वाली है। जैसे वो प्रोटेक्ट करेंगी तो क्या होंगे, उसके ऊपर लेयर चढ़ते चली जाएंगी। और क्या होगा, धीरे 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 उसके ऊपर क्या होगा, ऐसी मट्टियों की लेयर ही बढ़ते जाएंगी। तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। इसी के साथ क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ में जो उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या होते चले जाएगा, वैनिश होते चले जाएगा, खलास होते चले जाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा, वो फॉसिल बन जाएगा, है ना। अब बात की जाए कि भैया फॉसिल कैसे बनता है, ये तो समझ लिया अपन। इससे हम पता कैसे लगाएंगे कि आखिर ये जीव कितने साल पुराना था, व्हेन डिड हैपन, ये सब हुआ कैसे था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भैया उसके लिए हम वापरेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। क्या वापरेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड। अब जब हम कार्बन डेटिंग मेथड हमको किसने दी थी बता सकते हैं, विलार्ड लेवी जी ने दी थी। किसने दी थी, विलार्ड लेवी जी ने दी थी। अब जब भी हम कार्बन डेटिंग मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर हमको क्या क्या रहता है ये देखना जरूरी है। तो कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर हम 2 कार्बन पे फोकस करेंगे, कार्बन 12 और कार्बन 14। जो हमारा कार्बन 12 है ये क्या कॉमन है, स्टेबल है ना। एंड इट्स क्वांटिटी इज सैंपल डज नॉट चेंज ओवर अ टाइम। इसकी जो क्वांटिटी है वो समय के साथ में क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। वही हमारा ये जो रेडियो एक्टिव है, ये क्या है, जो कार्बन 14 वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल है। जैसे कोई जानवर मर गया तो उसके शरीर से फटाफट डिगे होकर क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल टाइप का है थोड़ा सा। पर अब ये जानवरों के शरीर में जाएंगे कैसे, C12 और C14। देखो हम सबको पता है हमारे इस धरती पर खाना बनाने का एकमात्र सोर्स है किसी भी जानवर के लिए खाने का, वो है प्लांट्स। ठीक है, वही खाना बना सकते हैं। ठीक है ना, हम पकाने की बात नहीं कर रहे, बनाने की। अब वो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होगा, सनलाइट यूज होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। तो इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में इनमें से एक प्रकार का या तो C12 का कार्बन होगा, नहीं तो C14 का कार्बन होगा। अब जब भी कोई जानवर आएगा वो इस झाड़ को क्या करेगा, खाएगा। और जब भी वो इस झाड़ को क्या करेगा, खाएगा, तो उसके अंदर C12 और C14 दोनों चले जाएगा, है ना। अब क्या होगा, एक दिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो क्या करते रहेगा, खाना खाते रहेगा। तब तक C12 और C14 का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। C12 और C14 का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। पर जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, मर गया, जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डाई होगा। अब वो क्या नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा। तो C12 का जो जितना भी उनका क्या, C12 धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर जाने लगेगा, डीके होने लगेगा। और C12 हमेशा C14 क्या होगा, हमेशा उसके शरीर से बाहर जाने लगेगा, है ना, डीके होने लगेगा। वही जो C12 है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए ना। डीके कौन होगा, C14 होगा। तो इस वजह से क्या रेशियो बिगड़ जाएगा, C12 और C14 का रेशियो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बदलने लगेगा। अब इसी रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करके वैज्ञानिक क्या निकालेंगे, जो उनकी रेडियो एक्टिव C14 सैंपल लिया था और जो C14 और C12 का क्या निकालेंगे, वो बढ़िया सा रेशियो निकालेंगे। और किस रेट से C14 दिखे हुआ ये पता करने के बाद में उन्हें पता चल जाएगा कि वो जानवर कितने साल पुराना था। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि कौन सा जानवर किसके पहला था और कौन किसका पूर्वज होने की संभावनाएं हैं। देखो बेटा, जितनी भी इवोल्यूशन की थ्योरी है संभावना पे ही आधारित है। ठीक है, फिर से हम उतना पूरा क्या नहीं कर सकते, पर फिर भी एक बेस्ट प्रूफ माना जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। अब एनाटॉमिकल एविडेंस तो हमारा हो गया। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स है। अब कनेक्टिंग लिंक्स हमको क्या बताती है, अब हम बोलते रहे भैया फिश से एम्फीबियंस बने, हम ऐसा बोल तो देते, पर हमारे पास क्या प्रूफ है कि फिश से ही एम्फीबियंस बने होंगे। तो ये क्या है, कुछ कनेक्टिंग लिंक्स हम उन जानवरों को बोलते हैं जिनके अंदर कुछ गुण ये ग्रुप से आए, कुछ ग्रुप ये ग्रुप से आए, और वो क्या, वो जीवित हो, क्या हो, जीवित हो। ऐसी जीवों को हम क्या बोल देंगे, कनेक्टिंग लिंक्स बोल देंगे। हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस से रेप्टाइल बने हो, पर क्या प्रूफ है। तो ऐसा कोई जानवर होना चाहिए जो क्या हो, एम्फीबियंस की भी क्या बताए, कुछ कैरेक्टर्स बताए और रेप्टाइल्स के भी बताए, और वो क्या हो, जीवित हो। हाँ जीवित है, ये प्रूफ क्या है, जीवित है। रेप्टाइल्स हो और मैमल्स हो, है ना।
क्या उसके अंदर कुछ गुण रेप्टाइल्स के आ जाए, कुछ गुण मैमल्स के आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे रेप्टाइल से इवॉल्व होकर क्या बने थे, कहीं ना कहीं मैमल्स बने थे। तो चलिए इसके लिए प्यारी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो क्या बताएंगे, दो डिफरेंट ग्रुप्स के क्या बताएंगे, कैरेक्टर बताएंगे, एंड उनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग लिंक्स, एंड दे आर प्रूफ दैट वन ग्रुप इवॉल्व फ्रॉम अदर। वो क्या बताएंगे, एक ग्रुप से क्या बने हुआ है, दूसरा ग्रुप बने हुआ है आगे इवॉल्व होके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है अपना पेरिपेटस, क्या है पेरिपेटस। अभी जो पेरिपेटस है इसकी जो बॉडी है वो क्या सेगमेंटेड बॉडी है लाइक एनिलिडा। अभी एनिलिडा और ऑर्थोपोडा क्या होते हैं हम आगे 6 लेसन में सीखने वाले हैं साइंस 2 के। हम पहले अभी बस देख लेते हैं एनिलिडा के लिए। आप अभी सिंपल सा ये समझ लीजिए, जो एनिलिडा है ये क्या है, ये है अर्थवॉर्म का ग्रुप। किसका, इसके अंदर क्या आते हैं अर्थवॉर्म जैसे ग्रुप आया करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, एनिलिडा कहलाएंगे। और भाई जो और क्या होगा, एनिलिडा इनकी क्या सेगमेंटेड बॉडी है। कभी अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा तो उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है ना, थीन क्यूटिकल है लाइक एनिलिडा। इनके ऊपर क्या पतली सी परत है, काय की पतली सी परत है, पतली सी परत देखने को मिलेंगी आपको क्यूटिकल की। कभी देखना अर्थवॉर्म को गौर से। पेरिपोडा लाइक ऑर्गन है एनिलिडा जैसे, है ना। ट्रैकियल रेस्पिरेशन है ऑर्थोपोडा जैसे। ऑर्थोपोडा के अंदर वो जानवर आते हैं जैसे कुछ तितली हो गई, एंट हो गया, कॉकरोच हो गया, तो इसका जो रेस्पिरेशन है वो क्या ऑर्थोपोडास कॉकरोच लाइक जैसा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑर्थोपोडा के जैसा। जिस प्रकार से कॉकरोच के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी प्रकार से इस पेरिपेटस में क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्या बता रहा, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों की क्या बता रहा, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज बता रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एनिलिडा से आगे इवॉल्व होकर ऑर्थोपोडा जानवर बने होंगे, ठीक है। अगला क्या है बेटा, डकबिल प्लेटिपस। अब ये जो डकबिल प्लेटिपस है बेटा, ये है अंडे देने वाला जानवर। एक देने की आदत है जैसे रेप्टाइल्स के जैसे, रेप्टाइल्स है ना आपके सांप, छिपकली इत्यादि के जैसे। पन हैज मेमोरी ग्लैंड लाइक मैमल्स। पन इसके पास में दूध पिलाने की क्या है, इसके पास में फीचर है जिस प्रकार से मैमल्स में होता है, ठीक है। सांप और छिपकली के जैसा रेप्टाइल के गुण बता रहा, अंडे देखे और फिर दूध। वो कभी अपने बच्चों को दूध पिलाते क्या, सांप छिपकली देखे नहीं पिलाते, पर इसके शरीर से क्या निकलता है, दूध निकलता है जो इसके बच्चे क्या करते हैं, पीते हैं। बॉडी इसकी कवर है मैमल्स की जैसी हेयर से। इसके बॉडी पे क्या है, हेयर है बिल्कुल किसके जैसे, मैमल्स के जैसे। तो क्या कर रहा, रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के क्या बता रहा, गुण बता रहा, दोनों के गुण बता रहा। इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेप्टाइल से आगे इवॉल्व होकर मैमल्स बने होंगे। मैमल्स में बंदर जानवर हम सब आते हैं, बंदर शेर है ना, ये सब क्या मैमल्स है, ठीक है। अब लंग्स फिश, नाम से समझ गए होंगे लंग्स फिश। परफॉर्म अ रेस्पिरेशन विद लंग्स, है ना, इस सांस कैसे लेंगी, लंग्स से लेंगी। इज क्लासिफाइड एज अ फिश, इसको हम क्या बोलते हैं फिश। एंड फिश ब्रीथिंग विद लंग्स, ऐसी फिश जो क्या कर रही, लंग्स से सांस ले रही। एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम फिश, और एम्फीबियंस आगे किससे हुए, इससे इवॉल्व हुआ है ऐसा हमको पता चलता है फिश से। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो जल चर्बी हो थल चर्बी हो, यानी कि क्या हो सकते हैं, जो पानी में भी रह सकते हो जमीन पर भी, जैसे फ्रॉग हो गए, टोटोराइज हो गए, क्रोकोडाइल, ये क्या कर रहे हैं, पानी में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे, इन्हें हम एम्फीबियंस बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना आखिरी एविडेंस क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझ के चलते हैं। चलिए अब इसे देख लेते हैं। देखिए फिश है, ये सेलेमेंडर है, टोटोराइज है, चिकन है, ठीक है, पिग है, काऊ है, रैबिट है, और उसके बाद में क्या है, आखिरी में इंसान है। अब कहीं ना कहीं इनके आइडल फॉर्म में ये सब क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। पर अगर इनका हम एम्ब्रियो का फॉर्म देख ले, एम्ब्रियो यानी जब ये गर्भ अवस्था में रहे होंगे उसकी, और उसमें भी कौन सा पहली स्टेज देखेंगे, कौन सी पहली स्टेज। अगर आपने किताब नहीं देखा, अभी गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर आप किसी भी और सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन इंसान है, कौन क्या है, कौन टोटोराइज है, कौन फिश है, ठीक है। इनके पहले स्टेज में हम इनके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। ये फिश है, सेलेमेंडर है, सब एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो फिश हो, चिकन हो या फिर मैन हो, उनके पहले स्टेज में। अब पहले सवाल आता है ये एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियो क्या है। देखो एम्ब्रियो क्या है, अनबॉर्न बेबी, जो क्या अभी पैदा नहीं हुआ, गर्भ अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे हम, वो चीज को। एंड एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या हो रहा है, पेट के अंदर अभी डेवलप हो रहा है, अभी पैदा नहीं हुआ। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, सीधी सीधी बात है, ऐसी स्टडी करना, अर्लियर स्टेज को, एम्ब्रियो को क्या करना, स्टडी करना, ताकि हम क्या दे सके, बायोलॉजिकल प्रूफ दे सके हिस्ट्री का, ठीक है। अब देख लो ये तीनों स्टेज है। पहले स्टेज में हम बताना नामुमकिन, दूसरे में अंदाजा आप लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, पर जो तीसरी स्टेज है उसमें क्लियर हो जाता है कि कौन क्या है, कौन इंसान है, कौन ससा है और कौन मछली है, ठीक है। पर अब एक बात बताओ, व्हाई डू मैन एंड फिश स्टार्ट विद द सेम शेप। आखिरकार ऐसा क्यों है कि दोनों के दोनों सेम शेप से शुरू हो रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है, बिकॉज दे शेयर अ हिस्ट्री। उनके पास में क्या एक कॉमन हिस्ट्री है,
द इनिशियल सिमिलरिटीज आर नॉट एन एक्सीडेंट, दे आर फुटप्रिंट ऑफ द पास्ट। वो उनके पास्ट से क्या रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि दुनिया में जितने भी जीव बने हुए वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या रिलेटेड है और एक के बाद एक इवॉल्व होके बने, उनका कोई ना कोई ऐसा कॉमन एंसिस्टर रहा होगा। ठीक है, हमने इसके पहले के लेक्चरों में देखा लाइफ समुद्र से ही शुरू हुई थी और उसमें प्रोटोप्लाज्म जीव आगे इवॉल्व हो के इतनी सारी वेराइटी बनी हुई है। सिमिलरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन, वो क्या बता रहा, कॉमन ओरिजिन बता रहा ऑफ ऑल दिस एनिमल, इन सभी एनिमल्स के बारे में वो क्या बता रहा, कॉमन ओरिजिन बता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर क्या बता करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो, अगर और कुछ ऐड करना चाहिए मेरे लेक्चर में तो, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए।